तो दुबई के हालात आपने देखे और अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं, हालात बेहतर नहीं हुए हैं। लगातार बम्बार्डमेंट जारी है, लगातार मिसाइल हमले जारी हैं। तो इजराइल कह रहा है कि भाई हम नहीं रुकेंगे, हमारे फाइटर जेट्स ईरान के ठीक ऊपर उड़ रहे हैं। जरूरत पड़ी या तो रिजीम चेंज होकर रहेगी पूरी तरह से, खमनेई ने जिसको अपना सक्सेसर लॉन्च किया है वो भी नहीं रहेंगे, सब कुछ खत्म होगा पूरी तरह से, जनता टेक ओवर करे, नहीं तो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। यहां पर प्रोफेसर त्रिपाठी, नामो निशान ईरान का मिटाना इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये पूरा इल्यूजन है अमेरिका का और इजराइल का दोनों। देखिए, अभी आप चर्चा कर रही थी कि जिस प्रकार से ईरान जो अटैक कर रहा है, स्पेशली हमने देखा कि दुबई में कर रहा है, तो ये हम सभी जानते हैं कि ईरान पर ये जो हमला हुआ और खमेनी साहब की जो मृत्यु हुई, उसके बाद पूरा रीजनल, सिर्फ रीजनल डायनेमिक्स नहीं, ग्लोबल डायनेमिक्स कैसे चेंज होगा। आप देखिए कहां पर प्रहार हो रहा है, लॉजिस्टिक पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है, सप्लाई चेन पर हो रहा है। ये तीनों जो अटैक हो रहे हैं, ये सीधे इकोनॉमी प्रभावित करेगी, इंक्लूडिंग भारत की इकोनॉमी, एशिया की इकोनॉमी हो, चाहे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो। जो फ्लो है, जो सप्लाई चेन सिस्टम है, वो कंप्लीटली डिसरप्ट होने जा रहा है। अभी तो स्टेट हार्मुज, रेड सी, मेडिटेरियन सी, वहां पर तो कुछ अभी हो ही नहीं रहा। वो भी एक जो तुर्क का कार्ड है किसके पास, ईरान के पास। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ईरान यही टैक्टिक्स अपनाएगा कि इनको कमजोर करो। और जो आपने दुबई की चर्चा की, दुबई तो एक स्वीट स्पॉट है अमेरिका का, पूरा वेस्टर्न कंट्री का स्वीट स्पॉट माना जाता है। तो ईरान ने तय किया, तुम हमारे नेता को मारोगे, हम तुम्हारे सैटेलाइट्स को मारेंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में यह भयावह तस्वीर इस बात को लेकर होगी कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो तबाह होगा और फिर शायद कोई बात टेबल पर आए, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से तेल अवीव में सायरन जो है वो बज रहे हैं और वहां पर एक फ्रेश मिसाइल हमला ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अपडेट दे दें कि तेल अवीव में इस वक्त हर तरफ सायरन सुने जा रहे हैं, एयर सायरन इस वक्त वहां पर बज रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये जंग जो है अब ईरान से निकलकर आगे मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुकी है। और हम आपको जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी, तस्वीरों के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां यहां पर बन रही हैं, किस तरह से यहां पर आपको दिखाएंगे कि आगे विश्व युद्ध है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि जरा आप देखिए कि किस तरह से बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, यमन, हर जगह, इराक, जॉर्डन, सीरिया, तो हर जगह यहां पर पूरे के पूरे इसको जद में ले लिया है। और जो मैं आपको ये बात कह रही थी कि भाई यहां से अब आगे विश्व युद्ध है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है, कौन ईरान को बैकिंग दे रहा है। खाली अपने दम पर, तो अपने पैसे पर, अपने दम पर, अपनी तकनीक पर, उसके पास कोई सैटेलाइट इमेज की इनपुट्स वगैरह की जो जानकारियां हैं, वो सपोर्ट सिस्टम उसको, वो बैकिंग उसको चीन और रूस से मिल रही है। तो आप देखिए कि यूक्रेन के फ्रंट पर बैकिंग मिल रही है नाटो और अमेरिका से। ईरान को अगर बैकिंग मिलती है यहां पर रूस और चीन की, तो अभी वो सिर्फ मिडिल ईस्ट से बाहर का अपना दायरा उसने अपने रीजन में फैलाया है। तो ये युद्ध आगे जाके किस और कितना एग्रेसिव जो है वो बन सकता है। ताजा अपडेट भी हमारे पास आ रही है सर। देखिए भाटिया सर कि ये देखिए, हाँ, मैप को रख के अगर हम बात करें तो आप देखिए मिडिल ईस्ट की वो तमाम कंट्रीज जिनको छूने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अमेरिकी बेस को आपको टारगेट करना था तो ठीक है, आपने टारगेट करके एक मैसेज दे दिया था, लेकिन खमनेई की मौत ने सारे डायनामिक्स बदल के रख दिए। मैं थैंक यू पिनाद, मैं मैप के पास आना चाहूंगा और मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और ये 21 मील चौड़ा है। इसमें जो पानी की जहाज, जो युद्धपोत एक यहां से लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, वो तकरीबन 6 मील तक ही जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ये आप देखिए एक बहुत बड़ा आइलैंड है जो कि ईरान का कब्जे में है और इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है उसके मेन लैंड को। और उसकी जो कोस्टल मिसाइल डिफेंसेज है वो सब इधर पहाड़ियों में इधर है। तो ये जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, और यहां से जब वो क्रूज मिसाइल फायर इस तरफ करता है तो वो नैप ऑफ द अर्थ बिल्कुल एकदम ऐसे ऊपर स्किमिंग दी अर्थ करके चलती है। और जब तक वो इसको पार नहीं करती और जब तक वो रडार उनको पिक करते हैं तो खाली 90 सेकंड से लेके 2 या 3 मिनट रहते हैं उनको अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए। तो ये यूएई का एक टापू भी है यहां पर जिसके ऊपर ईरान ने कब्जा कर रखा है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक निर्णायक लड़ाई के टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस पे कब्जा करेगा यूएसए, इस पे कब्जा करेगा, तभी इस लड़ाई की जब अंजाम होगा, जो फाइनल स्टेट होगा, जो एंड स्टेट होगा, वो इस पे कब्जा करके इसको सिक्योर करेगा। रास्ता दूसरे लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं है। ये पूरा 40% तेल और गैस यहीं से निकल के जा रही है और ये चोक पॉइंट है। तो ये जो 6 मील का इसको खोलना पड़ेगा और ये एक एंड स्टेट, एक पॉलिटिको मिलिट्री एम यूएसए और इजराइल का होगा। तो एक क्या रूस और चाइना ऐसा होने देंगे? क्योंकि रूस और चाइना, रूस का नहीं बट चाइना का तकरीबन 45% तेल और गैस इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। तो अगर ईरान इसको बंद कर देगा तो उसके पास ऑल्टरनेट मींस, जो बाल्टिक रूट से, आर्टिक रूट से जो तेल उसके पास आएगा रशिया से, उसमें टाइम लगेगा। तो इसको खुला रहना चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात और मैं आपको इस मैप के जरिए दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अगर ईरान ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो उसको वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी के लिए असला चाहिए, उसको और मिसाइल्स चाहिए, उसको सस्टेनेंस के लिए बहुत कुछ साजो सामान चाहिए। एयर रूट से कुछ नहीं आ सकता, सी रूट से अभी तक कुछ नहीं आ सकता। कहां से आ सकता है? इराक में यूएसए का पूरा स्ट्रैंगल होल्ड है, नहीं आ सकता। कहां से आ सकता है? टर्की से आ सकता है। इराक जो ईरान है इसके ऊपर ये जो कैस्पियन सी है, वहां पर टर्की का रास्ता है जहां से कुर्दिस्तान से कुर्दी टेररिस्ट और मिलिटेंट्स और जो इंसर्जेंट्स हैं वो अंदर घुसते थे। फिर अजरबैजान और आर्मेनिया, छोटा सा बॉर्डर उनके साथ भी लगता है, उधर से आ सकता है लैंड रूट से जो रीसप्लाई और
इनके पास। उसके बाद अगर आप कैस्पियन सी की इस तरफ आ जाए, तुर्कमेनिस्तान से आ सकता है, तो रशिया तुर्कमेनिस्तान से लैंड रूट के थ्रू उसको भेज सकता है। फिर एक बहुत बड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है और उसके बाद पाकिस्तान के साथ है। तो ये जो बॉर्डर्स हैं, इस पे भी यूएसए की और इजराइल की सैटेलाइट्स की नजर होगी कि यहां से कोई सप्लाई इनकी तरफ नहीं आए, अगर वो चाहते हैं कि उसको चोक करें। ठीक है। जो ड्रोन्स हैं जो ये इस्तेमाल कर रहा है और जिसने सॉफ्ट टारगेट्स में अभी दुबई, बहराइन और इस तरफ जब डाले हैं, ये वन वे ड्रोन है। हाँ जी, ये one एक way बार drone। फ्लाइट लेते हैं, ये वापस नहीं आते। तो एक बार जब चला गया तो उसके बाद दोबारा ड्रोन नहीं है, इसीलिए ये सस्ता भी है। $20,000 का ड्रोन एक बनता है और मिलियन ऑफ डॉलर्स की एक मिसाइल उसको बर्बाद करती है। तो ये जो क्षमता है ईरान की, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। और क्या लैंड रूट से क्या कितनी जल्दी उसको आप दोबारा रसद की सप्लाई, हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसपे जब तक ये नहीं आएगा, इस पर कब्जा नहीं होगा यूएस का, तब तक वो रुकेगा नहीं। ये बहुत क्लैरिटी है। सुबह से हम बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी और बनाने की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को तहस नहस करना, उसके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उसको तहस नहस करना, ताकि वो एनरिचमेंट ना कर सके। खामनेई तो सिर्फ शुरुआत थी, ऑब्जेक्टिव अभी और आगे भी बाकी है। लेकिन खामनेई का जो सक्सेसर है, क्या वो इस ऑब्जेक्ट को पूरा होने देगा? कितना रिटेलिएशन, कितना ज्यादा ऑपोजिशन वो पेश करेगा, वो भी देखेंगे। लेकिन ईरान ने अभी कहां किन किन जगहों पर अपने हमले जो है वो लॉन्च कर दिए हैं इजराइल के अलावा। हम ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। तो यहां पर ईरान जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री जो है भाटिया सर नहीं छोड़ रहा है। उसने कह दिया है कि जब तुमने रमजान के महीने का ख्याल नहीं रखा, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड का ख्याल नहीं रखा, तो फिर मैं अब किसी को बख्शूंगा नहीं। मैं एक नैरेटिव बनाऊंगा जो पूरी दुनिया में जाएगा। देखिए, ये जो हम सोच रहे हैं ऐसा कि वो एक नैरेटिव बना रहा है, बट वो जब आप किसी भी देश को या किसी भी आदमी को इतना धकेलोगे या इतना प्रेशर में डालोगे, तो दो ही चीज कर सकता है, फाइट कर सकता है या फ्लाइट कर सकता है। तो फ्लाइट तो हो गई, खमेनी भाग सकते थे, भागे नहीं, उनका लीडरशिप और टफ रंग लीडरशिप खत्म हो गई। खमेनी की जो उम्र थी और खमेनी जिस तरह की मौत खमेनी को यहाँ पे नसीब हुई है, तो वैसी ही मौत वो चाहते थे कि एक हीरो की तरह से एक शहादत उनको मिले, जो उनके लिए नेगेटिविटी बढ़ रही थी, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की मौत से खत्म हो गई है। तो एक तरह से नई जान दे दी है खमेनी और उनके सक्सेसर को यहाँ पर अगर देखा जाए, और ईरान के आवाम के अंदर भी, तो उसको भी हम समझेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमने बताया दोहा में इंडस्ट्रियल एरियाज को टारगेट किया गया, यूएई में, दुबई और अबू धाबी में दर्जनों अटैक जो है अलग अलग मॉल्स को, स्टेडियम को, रिहायशी कॉम्प्लेक्स को बना के यहां पर किए गए हैं। तो दोहा में भी अटैक हुआ, दुबई अबू धाबी में अटैक हुआ है, साथ ही जॉर्डन में भी अटैक हुआ है। ओमान को भी नहीं बख्शा है। पहले शुरुआत में ओमान को साइडलाइन किया गया था, लेकिन फिर ओमान को भी नहीं बख्शा है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सैन्य बेस पर हमला किया गया है। तो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा है वो मिडिल ईस्ट में। और ऐसा नहीं है कि एक बार मैसेजिंग देके हमले करके शांत बैठ जाए। दुबई तो बीती रात से लगातार जल रहा है। और अगर इजराइल की बात करें, इजराइल पे भी लगातार एग्रेसिव हमले जारी हैं। अभी इजराइल एयरफोर्स की तरफ से अपडेट आया है कि सायरन फिर से बजा दिए गए हैं, क्योंकि नया ताजा इजराइल हमला जो है वो ईरान से लॉन्च हुआ है मिसाइलों का। तेल अवीव, थोड़ा अंदर आके सर ये बताइए कि तेल अवीव में 40 इमारतों को नुकसान की खबर आ रही है और हाइफा में भी नुकसान की खबर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि तस्वीरें भले ही इजराइल से ज्यादा आ रही हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज वो एडवांस